गुड इवनिंग एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया हुआ था करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में हमने उसके पर जो सब टॉपिक्स थे काफ़ी सारे वो डिस्कस कर लिए थे। जैसे मैं रिकॉल करूँ, हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज देखा था। चार्ज के बाद हमने सेकेंड टॉपिक देखा था करंट, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द चार्ज। देन हमने देखा था पोटेंशियल एंड वर्क डन एंड एनर्जी, मीन्स हाउ वी प्रोवाइड एनर्जी टू अ चार्ज बाय अप्लाइंग सर्टेन पोटेंशियल। तो वो सेक्शन हमने देखा था। उसके बाद हमने बात की कि यार पोटेंशियल हो गया, करंट हो गया, देन इट वाज अबाउट रेजिस्टेंस। सो जो लास्ट लेक्चर था हमने उसमें क्या डिस्कस किया हुआ था, उसमें हमने रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, क्या क्या चीज़ें रेजिस्टेंस को चेंज कर सकती हैं, अफेक्ट कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने टोटल डिस्कस की थी। तो एक बार उनको फिर से क्लियर अप कर लेते हैं। सो लास्ट लेक्चर में हमने सो लास्ट लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, जो थी कि रेजिस्टेंस 4 मेजर पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। नंबर 1 नेचर ऑफ मटेरियल, देन इट्स ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर एंड अरेंजमेंट पे। फिर हमने एक फॉर्मूला देखा था कि किस बेसिक फार्मूले पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो उसका फार्मूला था R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। जहाँ पे अगर हम इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो इस फॉर्मूले में जो रो था वो था रेजिस्टिविटी। दैट मीन्स ये रो था रेजिस्टिविटी, जो कि ऑलरेडी दो बातों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और मटेरियल पर। दैट्स वाई रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता है टेम्परेचर और मटेरियल पे बिकॉज ऑफ रो। और ये सारी चीजें फिर हमने डिस्कस की थी रिगार्डिंग टेम्परेचर चेंज क्या होता है, कंडक्टर्स में टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट होता है, एंड सेमी कंडक्टर्स में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, एंड सम पर्टिकुलर एलॉयज में क्या इफेक्ट होता है। फिर हमने अरेंजमेंट की बात की थी कि अरेंजमेंट के इफेक्ट किस तरीके से रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। फिर हमने लेंथ और एरिया के इफेक्ट्स देखे थे कि लेंथ और एरिया के किस तरीके से हम उनका इफेक्ट देख सकते हैं। वो सारी चीज़ हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। देन हमने एक पैटर्न सीखा हुआ था कि अगर हम लेंथ को n टाइम्स कर देते हैं या फिर हम एरिया को n टाइम्स कर देते हैं, इन सारी चीज़ों को n टाइम्स करने की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं, वो सारे सिनेरियोज हमने देखे थे। उसके बाद n टाइम्स करने के बाद हमने एक पैटर्न देखा था कि कैसे हम उस n टाइम को खुद से लिख सकते हैं। फिर हमने इसके बाद जो कल का लेक्चर लास्ट किया था, वो लास्ट लेक्चर में हमने फाइनलाइज किया हुआ था कि इफ द परसेंटेज आर लेस, सो लास्ट एकदम पॉइंट हमारा था इफ द परसेंटेज चेंज आर स्मॉलर देन वी कैन डायरेक्टली राइट। तो हमें वो जो स्क्वायर है या पावर 4 है वो करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली बता सकते थे कि अगर x है तो टाइम्स क्या हो जाएगा 2x, तो जो पावर है वो जस्ट मल्टीप्लाई हो जाती है। ये चीजें हमने डिस्कस की थी। तो उसके एग्जाम्पल आज देख लेते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वो एग्जाम्पल्स क्या है? नंबर 1 लेट्स सी एग्जाम्पल है इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाई 5%। तो इसका मतलब क्या हुआ? इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाई 5%। तो अगर इसे आप पूरा सॉल्व करोगे तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे हमने लास्ट जो डिस्कस किया था, क्या करते हैं हम, सपोज क्वेश्चन है दैट लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 5%। इसका मतलब है कि हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, इसको हम पहले चेंज करेंगे पॉइंट में। सो 0.05 हो जाएगा डिवाइड बाई 100 की वजह से, एंड L आ जाएगा हमारा 1.05। और हमें पता है कि अगर n इतने टाइम्स हो गया है तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, n स्क्वायर टाइम्स। तो मतलब रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1.05 का स्क्वायर टाइम्स ये R1 इतना टाइम्स हो जाएगा। तो इसे हमने सॉल्व करेंगे अगर, तो 1.05 का फिर बहुत टाइम लग जाएगा हमें सॉल्व करने में, हमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। बट लेट से अगर हम आंसर की बात करें तो हमारा आंसर आएगा 1.1025 इतना आएगा। और इससे अगर हम अपना 1 रिमूव कर दें, ये जो हमने 1 दिया है, तो चेंज कितना आएगा? चेंज की बात करें तो चेंज की बात आएगी 0.1025। अगर परसेंटेज की बात करें तो ये हो जाएगा 10.25%। तो एग्जैक्ट टू बी एग्जैक्ट ये वैल्यू आएगी। बट अच्छी बात ये होती है कि ऑप्शन में इतने प्रिसाइज आंसर्स नहीं दिए होते, तो हम एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर सकते हैं। और वो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन डायरेक्टली क्या है, इट इज वेरी लेस परसेंट, 5%। सो वी कैन डायरेक्टली
गिव द वैल्यू, कि हम पूरा इसको नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली लिख देंगे क्या, इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे कि 5% है, तो आंसर हमारा क्या होगा 5 इंटू 2 टाइम्स दैट इज 10%। तो ये डायरेक्ट मेथड हमने यहाँ पर देखा था कि अगर x टाइम्स है तो 2x टाइम्स होगा। इस डायरेक्ट मेथड में किसी को कुछ डाउट है तो बताए। समन आस्क, एनीवन, कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हो इस डायरेक्ट मेथड पे आपको। ओके, सो आई गेस ये डायरेक्ट मेथड आप लोग को सबको क्लियर है। तो हम आगे का सिनेरियो देखते हैं कि इस डायरेक्ट मेथड पे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हैं। काफी ब्लर है। इसमें सारे प्रीवियस क्वेश्चन ही हैं। जैसे ये इस क्वेश्चन को हम आंसर करें तो ये क्वेश्चन हमारा, तो हम इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है, एक्स को अगर हमने 30% इंक्रीज किया हुआ है तो क्या पॉइंट आएगा। सो 30% इंक्रीज किया, तो लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था 1.3 है, उसे हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये सारे जो भी सिनेरियोज हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हुए हैं, तो ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो रेजिस्टेंस का हमारा यहाँ से टॉपिक कंप्लीट होता है कि रेजिस्टेंस के जो इफेक्ट है वो हम कैसे देख सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, एक कॉमर्शियल रेजिस्टर। मतलब जब आप बात करें, जैसे मैं आपको बात करता हूँ कि लेट से रेजिस्टेंस इतना इंक्रीज किया, कुछ भी चेंजेस किए, तो रेजिस्टेंस हमें ज़रूरत पड़ती है, सर्किट में यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कैसे, सपोज आपको एक बैटरी है, आपको एक आपके पास एक बैटरी है। लेट से बैटरी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। एक जो उसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसको बड़ा दिखाते हैं साइज में, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को स्मॉलर दिखाते हैं। तो सपोज आपने इससे एक बल्ब कनेक्ट किया, आपने बैटरी से एक स्मॉल एक बल्ब कनेक्ट किया, क्लियर। तो प्रॉब्लम ये होती है कभी कभी कि सपोज बैटरी ज्यादा है, मतलब बैटरी लेट से 20 वोल्ट की है, बट ये जो आपका बल्ब है तो ये काफी ज्यादा है, ये आपका बल्ब लेट से 15 वोल्ट ही है। तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, मतलब इस बल्ब में बहुत ज्यादा लाइट जाने लगेगी। तो हमें कुछ तो चाहिए होगा जो इस लाइट को कंज्यूम कर पाए, तो वो कंज्यूम कौन करता है, रेजिस्टर। तो यहाँ पे हम एक क्या लगा देते हैं, हम एक एक्स्ट्रा खुद से रेजिस्टेंस लगा देते हैं, रेजिस्टर लगा देते हैं, क्लियर। तो रेजिस्टर मतलब क्या होता है, रेजिस्टर मतलब कोई नई चीज नहीं है, ऐसा कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, ये छोटे छोटे से पार्ट है। अगर आप देखें, अगर आपने कोई भी पुराना गैजेट देखा हो, पुराना रेडियो, पुरानी टीवीज वगैरह, तो आप उसका जो मेन चेसी होगा जिसमें सारे सर्किट होते हैं, जिसमें सारी चीजें होती हैं, वहां पर आप देखेंगे कि एक कुछ इस तरीके का आपको आपको एक इस तरीके का स्ट्रेट एक छोटा सा एलिमेंट मिलेगा जिसमें बीच में कलर्स होते हैं, ऐसे कलर्स की स्ट्रिप्स होते हैं, 3 कलर्स की स्ट्रिप होती है और एक स्ट्रिप बाद में होती है। तो ऐसा एक सिंपल सा जो आपको सेटअप दिखता है, ये होता है रेजिस्टर, बहुत ही छोटा सा होता है, इसको हम बोलते हैं कमर्शियल रेजिस्टर। तो अगर हमें सर्किट में लगाना होता है, अगर सर्किट में बहुत ज्यादा वोल्टेज जा रहा है तो उसको लॉस कराने के लिए हम रेजिस्टर लगा देते हैं। क्यों, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, रेजिस्टर वर्ड का मीनिंग क्या है कि करंट को रेजिस्ट करना है। तो देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा करंट था हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 20 वोल्ट था, तो ये रेजिस्टर ऐसा लगाएंगे कि ये 5 वोल्ट का क्या क्रिएट करेगा, लॉस क्रिएट करेगा, बाकी 15 बल्ब को मिल जाएगा। तो वो आगे हम डिजाइन देखेंगे कि कब कितना अमाउंट का रेजिस्टर लगाना पड़ेगा, वो चीजें। तो हम बात करते हैं कॉमर्शियल रेजिस्टर की। कॉमर्शियल रेजिस्टर्स कैसे काम करते हैं वो हमें देखना है। तो कॉमर्शियल रजिस्टर की बात करें तो मैं पहले बात करता हूँ कि वो दिखेगा कैसे आपको। उसमें ऐसे 2 ओपन वायर्स होती हैं, जैसे इसमें मैंने वायर्स बनाई हुई है, और उसमें 4 कलर स्ट्रिप्स होती हैं। तो देखें, एक कलर स्ट्रिप है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। ये ए, बी और सी बहुत ही पास पास में होती हैं और डी काफी दूर होता है। अब ये कलर स्ट्रिप क्यों बनाई जाती हैं, क्योंकि वो इतना छोटा होता है, उसमें वैल्यूज तो आप नहीं लिख सकते हो, तो आप ऑलरेडी जस्ट देख कर बता सकते हो कि उस कलर की वैल्यू कैसी है। तो लेट से आपके पास एक रजिस्टर है जिसमें मैंने 1 2 3 4 कलर्स के नेम दिए, तो आपको समझना है वो कलर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखनी है तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ इस तरीके से लिखते हैं। इसका मतलब क्या है समझें।
एक कोडिंग है, सारे कलर्स का एक नंबर है वैल्यू, कहाँ से लेके 0 टू 9 तक, 0 टू 9 तक एक कलर्स की वैल्यूज है जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब आपको करना क्या है, अगर आपको रेजिस्टेंस लिखना है तो जो कलर 1 जो कि ए है और कलर बी, इन दोनों का नंबर आप डायरेक्टली लिख दो ए बी। याद रखना इनटू नहीं कराना है, सिर्फ डायरेक्टली लिख देना है ए बी। देन इनटू किसका कराना है, वो जो कलर का पावर है सी। क्लियर। देन प्लस माइनस एक परसेंट होगा डी। अच्छा, डी जो है वो कलर फिक्स है, डी के बहुत ज्यादा कलर्स नहीं है, डी के सिर्फ 3 ही कलर हो सकते हैं। तो ये जो साइड में लिखा हुआ है डी, इसके 3 ही कलर फिक्स होते हैं। डन। तो ये जो डी है इसको हम बोलते हैं क्या, टॉलरेंस। ये डी है, इसको बोलते हैं टॉलरेंस। तो याद है मैंने अभी रिसेंटली आप लोग को बताया था कि यार कुछ रियल वैल्यू के साथ में एक एरर लिखते हैं, तो ये टॉलरेंस का मतलब होता है एरर। मतलब बड़ी सिंपल सी बात है, एरर क्या चीज है कि जो ये रजिस्टर जिस भी कंपनी ने बनाया हुआ है वो भी श्योर नहीं है कि ये एग्जैक्ट है या कुछ एरर है। तो ऐसा नहीं कि आप इसको एग्जैक्ट मान के यूज कर लो, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एरर। मतलब सपोज एक कंपनी ने एक रजिस्टर की जो वैल्यूज दी हैं, एक कंपनी ने एक रजिस्टर की वैल्यू दी है, लेट्स से ये है 2000 ओम। तो ऐसा नहीं है कि ये 2000 होगा, हमेशा वो लिखेंगे कि ये 2000 है और लेट्स से प्लस माइनस 5% की एरर है। क्लियर। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसे एग्जैक्ट 2000 मान ले, एरर के साथ कंसिडर करेंगे। मींस थोड़ा हीट होने में चेंज हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए थोड़ी सी एरर आती है। तो ये जो डी होता है, मैंने अभी बताया डी किसको बिलोंग करता है, टॉलरेंस को बिलोंग करता है। डी मतलब ये लास्ट वाला कलर। तो लास्ट में अगर आप देखें तो 3 ही कलर हो सकते हैं, सिर्फ रजिस्टर में 3 ही कलर हो सकते हैं। नंबर 1, अगर गोल्ड है तो आप समझ सकते हो यार, गोल्ड मीन्स अच्छा है ना, गोल्ड मीन्स अच्छा होगा। तो अगर गोल्ड मीन्स अच्छा मीन्स क्या होगा कि परसेंटेज बहुत ही कम होगा। तो अगर गोल्ड कलर है ये डी वाला, ये जो डी सेक्शन का कलर है, ये अगर गोल्ड है तो एरर बहुत ही कम होगी। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर गोल्ड है तो एरर 5% है। अगर सिल्वर कलर है तो मतलब एरर कितनी है, 10%। और थर्ड मींस कलर ही नहीं है, दैट मीन्स आपको जो रजिस्टर है उसमें सिर्फ 3 ही कलर है, दैट मीन्स इन द केस ऑफ नो कलर एरर इज 20%। मतलब सबसे लो क्वालिटी, सबसे चीप क्वालिटी रजिस्टर जो होता है उसमें फोर्थ कलर होता ही नहीं है। तो फोर्थ कलर नहीं है, इट मीन्स क्या, द एरर इज मैक्स 20% तक की एरर है। और अगर कलर है तो देखना है कि गोल्ड है या सिल्वर है, 2 ही कलर है। डन। बाकी जो ए बी सी के 3 कलर है, इनके के आपको नंबर याद रखना है। ग्रे टू व्हाइट की तरफ जाता है, ब्लैक टू व्हाइट की तरफ ये कलर रेंज जाती है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ये पूरी कलर रेंज याद करना स्टार्ट करें। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। कलर रेंज क्या है, कलर रेंज क्या है, कलर रेंज है ब्लैक, मतलब डार्केस्ट से, ब्लैक से लाइटेस्ट की तरफ जा रहा है व्हाइट की तरफ। आपको ये ध्यान देना है, ब्लैक से व्हाइट की तरफ जाना है आपको। अब वैल्यूज क्या है, ब्लैक की वैल्यू है 0, ब्राउन ब्लैक के बाद थोड़ा फेड होगा, ब्राउन की वैल्यू 1, रेड की वैल्यू 2, ऑरेंज की वैल्यू 3, येलो की वैल्यू 4, ग्रीन की वैल्यू 5, ब्लू की वैल्यू 6, वायलेट की वैल्यू 7, ग्रे की 8 एंड फाइनली व्हाइट की 9। क्लियर। तो इसका मैं एक कोड बता देता हूँ आप लोग को, आप वैसे याद रखोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी याद करने में। तो इसका हम कोड लिख लेते हैं। स्टार्टिंग के 3 वर्ड एक फेमस साइंटिस्ट का नेम है, अगर आप लोग जानते हैं, वेस्ट बंगाल के साइंटिस्ट है ये, डॉक्टर बीबी रॉय। बीबी रॉय एक साइंटिस्ट का नेम है, बीबी रॉय। तो फर्स्ट कलर बिलोंग्स टू ब्लैक, दूसरा ब्राउन। क्लियर। सो फर्स्ट इज ब्लैक, सेकंड इज ब्राउन, सो बीबी रॉय। देन आगे के लेटर्स अगर हम बात करें, सो बीबी रॉय 5 लेटर्स हो गए हैं। उसके बाद का भी एक कोड कुछ हम सोच सकते हैं, एक हम लोग कुछ कोड डिसाइड कर लेते हैं। क्लियर। ओके, सो उसके बाद का कोड मैं लिख रहा हूं, आप लोग देखें देखें। उसके बाद का कोड आप याद कर सकते हैं, बीबी रॉय, गुड बॉय,
good boy, very good wife. So this will be the code. आप इसे याद रख सकते हैं. This is BB Roy, good boy, very good wife. Clear? So these are first 5 letters. BB Roy scientist name, good boy, very good wife. आप ये टोटल 10 लेटर्स आप माइंड में रख सकते हैं इनको पूरा. सो अभी आप लोग इसे प्रैक्टिस करें, फिर आगे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. तो बिफोर प्रैक्टिसिंग ये सेगमेंट आपको याद होना चाहिए. तो मैं ये सेगमेंट आपके सामने फिर से रख रहा हूं. मैं चाहता हूं ये सेगमेंट आपको पूरा क्लियरली याद रहे. सो अभी नोटबुक में नोट टू वाइट जाना है. किसी को कुछ डाउट है इसमें तो बताए. नोटबुक में नोट करें. नोटबुक में नोट करने की जरूरत नहीं है. अभी आप याद रखो, मैं रिकॉल करता रहता हूँ. अच्छा, एक चीज और मैंने बताया, नोट्स सबको बनाना है, बट इट्स बेटर कि आप क्लासरूम के टाइम पे नोट्स नहीं बनाए. क्लासरूम के टाइम में जितना आप याद करने का ट्राई करें तो आपका मतलब मेंटल प्रैक्टिस उतना अच्छा हो जाएगा. नोट्स बनाने के लिए मैंने बताया है कि दोबारा आपको टाइम देना है और दोबारा लेक्चर को रिव्यू करके नोट्स बनाना है. क्या होगा, आपको रिवाइज जल्दी हो जाएगा. क्लासरूम में पूरा समझ में आ गया, एक बार प्रॉपर नोट्स बना लोगे बैठ के एक साथ में तो जल्दी हो जाएगा. नोट्स आप बहुत जल्दी बना पाओगे क्योंकि पूरा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं रहती है, सिर्फ जो पर्टिकुलर सेगमेंट है वही आपने कर लिया. तो मैं चाहता हूँ आप इसे याद करें, अभी अपने फिंगर्स में एकदम काउंट करके रखें. नोट्स नहीं नोट करें, कोई भी नोटबुक में लिख के नहीं रखे ये वैल्यूज. इसे अभी याद करें सारी वैल्यू. बीबी रॉय, गुड बॉय, वेरी गुड वाइफ और पूरे वैल्यूज. फर्स्ट बी इज ब्लैक, देन ब्राउन, देन रेड, ऑरेंज, येलो. मे बी ये जी से कंफ्यूज हो सकता है, तो जी के बारे में ध्यान देना है आप लोग को. फर्स्ट जी इज फॉर ग्रीन एंड दिस नियरर टू व्हाइट इज ग्रे. सर. हाँ पूछे. सर अगर गोल्ड हमेशा अगर कम एरर देता है तो हम सिर्फ गोल्ड क्यों नहीं यूज करते, बाकी क्यों? बेटा गोल्ड कॉस्टली आएगा ना. तो सपोज अपने रिपेयरिंग वाले के पास गए और आपने सिर्फ 100 रुपीज दिए, तो वाई ही विल यूज द गोल्ड रेजिस्टर, वो चीप वाला यूज करेगा ना. तो कंपनीज बनाती हैं एज पर द रिक्वायरमेंट की डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया पे. बहुत सारी कंपनीज है वो विदाउट कलर बनाती हैं, तो वो डिपेंड करेगा कि आपको कैसा यूज करना है. सर वहाँ पे कौन सा मेटल यूज होता है? किसमें? ये सारे कंपनीज का अपना अलग अलग होता है. कॉमर्शियली सारे कंपनीज का अपना अलग अलग होता है. जैसे मैंने एलॉयज बताए थे ना, उनका परसेंट टेम्परेचर चेंज होगा तो परसेंटेज चेंज नहीं होता है. तो वो डिपेंड करेगा कि जिसने 5% दिया है मतलब उसने अच्छा एलॉय यूज किया होगा, लाइक टंगस्टन वगैरह. बट जो चीप वाले हैं मे बी उन्होंने आयरन और सिंपल मेटल्स यूज किए होंगे. तो वो कंपनी का होता है यार, उस पे ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि यही वाला यूज करते हैं. कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा वो. सर वो प्रॉपर्टीज वाला जो लेक्चर था ना, हाँ वो यूट्यूब पे नहीं है सर. यूट्यूब पे नहीं है, कल मैंने डाला ना ग्रुप पे. अच्छा ठीक है. लास्ट लेक्चर में मैंने ग्रुप पे डाला हुआ था. अच्छा, मैं यूट्यूब पे क्लास 10th बैच 1 का मैं ग्रुप ये प्लेलिस्ट बना दूंगा. उस पे मैं सारे लेक्चर डाल के ग्रुप पे आज प्लेलिस्ट पोस्ट कर दूंगा. क्लियर? सो जिसने प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं वो उनको भी देख लेगा. सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी के अपलोड करूंगा. उसके पहले जो मैंने रिवीजन करवाया था क्लास 9th का मेजरमेंट्स का, आप चाहिए तो मेरे चैनल पे जाके क्लास 9th का कोई भी लेक्चर देख लें. उसमें आप टॉपिक सर्च कर ले कि मेजरमेंट्स का किसी को अगर देखना है तो वो देख सकता है. चलो, तो आई गेस आपने वैल्यूज ये याद कर ली होंगी. अब हम क्वेश्चन सॉल्विंग पे आते हैं कि हमें किस तरीके से इनको टैकल करना है. क्लियर? सो अब नीचे बॉटम पे देखें, आपके पास एक क्वेश्चन है. देखें, हमारे पास एक रेजिस्टर है जिसमें कुछ ये पर्टिकुलर कलर्स हैं. फर्स्ट कलर रेड, ऑरेंज, ग्रीन एंड सिल्वर. अब आपको आंसर करना है कि व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस. अब आपको आंसर करना है व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं आप लोग को लिख के बताता हूँ कैसे लिखते हैं. डन? सब देखेंगे कि कैसे लिखते हैं. सर मैं बताऊं? नहीं, चलेगा. लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट क्वेश्चन. लेट मी एक्सप्लेन. First color is red. Okay, notice everyone, the first color is red. The second one is
ऑरेंज, द थर्ड वन इज ग्रीन। तो लिखते कैसे हैं, मैंने जस्ट यहाँ पर बताया था कि आप फर्स्ट टू लेटर्स को डायरेक्टली लिख देते हैं, डू नॉट मल्टीप्लाई, राइट देम डायरेक्टली, then 10 to the power c. So first two colors are red and orange. So red and orange are written directly, then 10 to the power green. So हम फिर क्या पॉइंट लिख सकते हैं, ये 10 to the power में थर्ड वाला लेटर ग्रीन, then प्लस माइनस एरर, देन प्लस माइनस में एरर की बात करें, सो इट इज सिल्वर, सो दैट मीन्स इट इज 10%। अब सारे कलर सर्च कर लेते हैं। अगर हम बात करें रेड, तो देखें बीबी रॉय है, आर क्या है, थर्ड नंबर, थर्ड मीन्स स्टार्ट ये 0 से होगा, सो 0 1 2, सो थर्ड नंबर है, दैट मीन्स स्टार्ट 0 से हो रहा है तो आ गया 2। देन ऑरेंज नेक्स्ट टू रेड है, तो ऑरेंज के लिए वैल्यू क्या हो गई 3। तो ये 2 into 3 6 मत लिखना, ये क्या लिखा जाएगा 23 into 10 to the power। नेक्स्ट क्या है ग्रीन, सो ग्रीन अगर हम देखें, सो ये बीबी रॉय के बाद 6th नंबर वाला ग्रीन है, बिकॉज 0 से स्टार्ट हुआ है तो 6 नंबर को क्या वैल्यू मिलेगी 5, सो ये आ गया 10 to the power 5 प्लस माइनस 10%। अब देखो 23 into 10 to the power 5 है, तो हम क्या करते हैं, 2 zeros इसके साथ लिख लेते हैं, तो ये बन जाता है 2300। और ये जो बाकी रिमेनिंग 3 zeros है 10 to the power 3, उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किलो से। तो यूजुअली जो ऑप्शंस दिए जाते हैं ना आपको, उसमें किलो काफी मिल जाता है, इसलिए मैंने किलो के टर्म्स में एक्सप्रेस किया हुआ है आंसर को। सो 2300 किलो ओम प्लस माइनस 10%। अच्छा, समटाइम्स कुछ डिफरेंटली भी लिखा होता है, मतलब 10% आपको निकाल लेना होता है, विच मीन्स आपको ऐसे भी एग्जाम्पल दे सकता है, कैसा 2300 प्लस माइनस 230 किलो ओम, आपको ऐसा भी लिखा हुआ दिख सकता है। इसका मतलब क्या है कि आप 2300 का 10% निकालेंगे तो वह आएगा आपको 230। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको 10% निकाल के सॉल्व करना पड़े, ये वैल्यू निकालनी पड़े। तो मुझे लगता है अभी ये क्लियर होगा। तो अब मैं नेक्स्ट आंसर बोल रहा हूँ और थोड़ा टाइम लेंगे, फिर मैं पूछूंगा कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट से, वही स्टूडेंट आंसर करेंगे, जिनसे मैं पूछूंगा वो स्टूडेंट आंसर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल मैं बनाता हूँ यहाँ पे, सो इसमें कुछ स्ट्रिप्स कर देते हैं, फर्स्ट स्ट्रिप, सेकंड स्ट्रिप, थर्ड स्ट्रिप, एंड देयर इज नो फोर्थ वन, द फर्स्ट बिलोंग टू green, the second one to the black, and this one to orange. Okay, now solve everyone। मैं पूछता हूँ स्टूडेंट से, सो आप लोग देखकर सॉल्व करके रखें, मैं पूछूंगा जिससे पर्टिकुलर वही आंसर करेगा। चले सत्यजीत आंसर करें। सत्यजीत सर 50 किलो ओम्स। ओके, एक बार चेक करते हैं, पूरा स्टेप वाइज हमें एक्सप्लेन कीजिए। सर पहले ग्रीन का, ओके, ग्रीन का नंबर आएगा, ग्रीन का कितना है वैल्यू 5, देन ब्लैक का 0, देन इनटू 10 raised to 3, क्योंकि ऑरेंज का 3 आता है, ऑरेंज का 3, वेरी गुड। देन हाँ, देन उसका आंसर 50,000 आता है, तो 50 किलो ओम्स लिखेंगे। किलो ओम क्या हो जाएगा 50 किलो ओम। अब इसमें गलती कर दी आपने, वो हम किसी दूसरे स्टूडेंट से पूछ लेते हैं। लेट्स से युगंधर आंसर करें। सर 51 किलो ओम। 51 किलो ओम। मैं बताऊं? नहीं, हर्ष रुके, अभी मैं पूछता हूँ जिससे वो आंसर करेगा। 51 नहीं, ब्लैक का 0 ही होता है, ब्लैक का लेटर 0 होता है, बीबी रॉय से स्टार्ट होता है ना, द फर्स्ट लेटर इज फॉर ब्लैक। क्लियर? ओके हर्ष, अब बताएं क्या गलती है इसमें भी। सर उसमें प्लस माइनस 20% करना था, Very क्योंकि good. कलर ही नहीं था। वेरी गुड, इसमें फोर्थ कलर ही नहीं है, देयर इज नो कलर, देयर वाज नो कलर फॉर फोर्थ। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयर शुड बी एरर ऑफ प्लस माइनस 20%। सो देयर शुड बी एरर ऑफ प्लस माइनस 20%।
और समटाइम्स मैंने बोला भी है ये 20% निकाल के आपको सॉल्व कर देना होता है। सो आपको फाइनल आंसर हो सकता है ऐसा दिखे 50 ± 10 किलो ओम। क्लियर? इसका 20% निकाल देंगे। 20% कैसे निकालता है कि सबको आइडिया होगा। परसेंट कैसे निकालते हैं? 50 का 20%, विच मीन्स 50 इंटू 20/100। सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट 50 का 20%, तो इट विल बी 10। क्लियर? सो आई गेस ये क्लियर है। अब इसका रिवर्स सॉल्व करते हैं। मैं जिस स्टूडेंट से पूछूंगा वही आंसर करेगा सिनेरियो। देखें क्वेश्चन, यहां पर देखें क्वेश्चन है 14 किलो ओम ± 10% लिखा है। सो व्हाट विल बी द कलर कोडिंग, ये आपको आंसर करना है। चले मैं पर्टिकुलर स्टूडेंट से पूछता हूं। अमित राज आंसर करें। इफ देयर इज 14 किलो ओम ± 10, फर्स्ट कलर होगा ब्राउन। एक मिनट फिर से लिखते हैं। फर्स्ट कलर क्या होगा? ब्राउन। फर्स्ट इज ब्राउन, देन सेकंड इज येलो। सेकंड इज येलो, देन थर्ड इज ऑरेंज ऑरेंज, एंड फोर्थ इज सिल्वर। फोर्थ इज सिल्वर। लेट्स सी, किसी और स्टूडेंट से पूछ लेते हैं ये करेक्ट है कि नहीं। आस्था बताइए सर कॉम्बिनेशन करेक्ट है कि करेक्ट है नहीं? सर, मैं बताऊं? हाँ सर करेक्ट है। बिल्कुल करेक्ट है। ओके सत्यजीत, करेक्ट है क्या ये? सर वहाँ पे 10% है, हाँ, सर, मतलब correct। 10% पहले से निकला हुआ है, तो फिर कलर नहीं है वहाँ पर फोर्थ स्टेप। नहीं कलर नहीं है, क्यों? मतलब फिर से बोले आप क्या बोल रहे हैं, कलर क्यों नहीं होगा सर यहाँ पे? आपने बताया 10% निकालना होता है, तो फिर नहीं नहीं, मैंने यहाँ पे ये बताया कि देर आर पॉसिबिलिटीज कि आपको एग्जाम में दो टाइप के आंसर्स मिल सकते हैं। इधर आपको ये मिल सकता है तो भी सेम आंसर होगा, और हो सकता है आपको क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं गिवन है, ऐसा कुछ गिवन है। सो दीज आर टू पॉसिबिलिटीज कि आपको ये आंसर्स मिल सकते हैं। डन। तो अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ना कि परसेंटेज नहीं लिखा है, यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है विच मीन्स क्या है, ये करेक्ट है। सो ये सिल्वर यहाँ पर रहेगा ही, 10% करेक्ट है, सिल्वर यहाँ पर रहेगा। फर्स्ट वन इज 1 मतलब ब्राउन, देन 4 इट इज येलो, और किलो ओम है मतलब ऑरेंज यूज करेंगे। डन। सो ये फोर्थ वाला क्या बन जाता है हमारा? थर्ड ऑरेंज। ठीक है, सही है, करेक्ट है। ब्राउन, येलो, ऑरेंज एंड सिल्वर। नेक्स्ट वन सॉल्व करें। इट इज 460 + 23। सो नेक्स्ट वन आई विल राइट इट हियर। आपको सॉल्व करना है। द रेजिस्टेंस इज गिवन 460 ± 23। Yes. ओम ना? Yeah, it's in ohm. It's in ohm. आंसर करना नहीं है, मैं पूछूंगा जो स्टूडेंट से वही आंसर करेगा। अच्छा, जिसको आंसर आ गया है वो जस्ट बता दे कि ही इज गॉट द आंसर। हाँ सर। ओके, मुझे आ वेरी गुड अमित। और किसको आंसर से आ गए? मुझे मुझे हर्षवर्धन। ओके, वेरी गुड। ओके, आई गेस काफी सारे स्टूडेंट्स को आ गया। ओके, वेरी गुड, दैट्स गुड, वेरी गुड। अब हम पूछ लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स काफी इनएक्टिव रहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने अभी तक नेम अपना रीनेम नहीं किया। गैलेक्सी J7 आंसर करें। गैलेक्सी J7 किसका है? मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप पार्टिसिपेंट सेक्शन में जाके कभी भी क्लास स्टार्ट करते हैं तो अपना नेम चेंज कर सकते हैं। ओके, सो आंसर करें। आयुष भैया का है शायद। ओके, लेट मी आस्क ईशान आंसर करें आप। ईशान, ईशान आंसर नहीं करने वाले क्या?
ओके, नेक्स्ट तन्मयी आप बताएं. सर ए येलो है, ओके, फर्स्ट येलो, देन सर बी ब्लू, ब्लू, देन सी ब्राउन सी ब्राउन. और डी गोल्ड। ओके, डी गोल्ड. क्लियर, ठीक है. सो येलो, ब्लू, ब्राउन एंड गोल्ड. गुड. सो सबको ये क्लियर है चीजें. देखें कैसे ब्रेकअप करते हैं, ब्रेक पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं. देखें तो बहुत ही सिंपल है. हम कैसे फील करेंगे इसे. सबसे पहले वी नीड द परसेंट. तो हमें ये 23 को परसेंट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए. सो फर्स्ट स्टेप वाज कि ये 23 को परसेंट में कन्वर्ट करें. सो परसेंट में कन्वर्ट कैसे करते हैं. दिस वैल्यू 23 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू 460 into 100. सो दैट्स हाउ वी कन्वर्ट इट इन परसेंट. जो वैल्यू है डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू into 100. So by solving this we can get it is 5%. So 5% means that's a very good one. So 5% means good one, which will be the fourth letter will represent gold, the fourth color. Okay, बाकी कलर्स देख लेते हैं. So बाकी कलर्स डिफाइन करें. We need to write it in 2 letters. ऐसे 2 ही लेटर होने चाहिए, बाकी नहीं. So इसका मतलब 460 को हम लिख सकते हैं कैसा. हमें 460 को लिखना होगा. So we'll write it 46 into 10 to the power 1. So that's how we'll write this 460. So वहां से पता चल गया first letter is 4. 4 means yellow. BB Roy. Fifth one means value होगी 4. Then 6 1 हो जाएगा blue. Then brown represent करेगा इस 1 को. क्लियर. सो आई गेस आप लोग का भी क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम वैल्यू वाइज लिख सकते हैं अगर रेजिस्टेंस हमें पता है. डन. तो करेक्ट आंसर सही है येलो, ब्लू, ब्राउन एंड गोल्ड. चले नेक्स्ट ट्राई करते हैं. नेक्स्ट ट्राई करें सब लोग. ये एग्जांपल. वन 1.2 into 10 to the power 4. सर कलर्स बताना 1.2 है into 10 to the power 5 it is. सर कलर्स बताना है. आ हाँ, गया कलर्स आ बताने गया हैं. I'll ask to some students. कलर्स बताने हैं. हाँ सर. ओके. सो बात करते हैं मानव आप बताओ. हाँ सर. हाँ बताओ बेटा कलर्स क्या हो जाएंगे. ब्राउन, ब्राउन. ओके. रेड, ब्राउन, रेड. सर एक सेकेंड ना. हाँ. ग्रीन ग्रीन. और नो कलर. ओके, द फोर्थ वन विल बी देयर विल बी नो कलर. नो कलर. यस. ओके, चेक कर लेते हैं. ठीक है. अक्षता आप बताएं, कंफर्म करें. आर दीज करेक्ट कलर कोड्स. अक्षता बताएं, आर दीज करेक्ट कलर कोड. ओके, विल आस्क अर्चित आप बताएं. हाँ सर. वो आपका? नो सर, सर ब्राउन. ग्रीन की जगह येलो होना चाहिए. हाँ हाँ सर. ग्रीन सर ग्रीन की जगह येलो आएगा. येलो होना वेरी चाहिए. गुड एवरीवन यार. 10 रेशो. तो मानो थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको सर थोड़ा सा 1.2 था क्या वो. हाँ 1.2 था ना. सर वो दिखा नहीं वो दिखा नहीं, मतलब वो 1 2 क्लियर है. वो 12 नहीं था, वो 1.2 था. तो हमें क्या करना पड़ेगा. 12 लगा. हाँ वेरी गुड. तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा कि ये जो 1.2 है, ऐसा पॉइंट नहीं रहता हमारे आंसर में. डायरेक्टली हमें देखने चाहिए 2 लेटर्स. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को कन्वर्ट कर लेंगे. सो ये बन जाएगा कितना, 12 into 10 to the power 4. तो हमें ये कलर देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू 4. सो बीबी रॉय फिफ्थ लेटर जो होगा वो वैल्यू देगा हमें 4 का, बिकॉज 0 से स्टार्ट हुए लेटर्स. सो इसका मतलब ये जो ग्रीन है वो आंसर करेक्ट नहीं होगा. ग्रीन की जगह पर आंसर क्या होगा हमारा, ग्रीन करेक्ट नहीं है. आंसर करेक्ट होगा हमारा येलो. सो येलो आंसर होगा. गुड. चले नेक्स्ट के लिए मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर करेगा 5 ± 0.5. ओके,
So next I'll write here. Next example is resistance. This resistance is given 5 plus minus 0.5 ohm. This is the value. Just 5 plus minus 0.5 is written. अब आपको आंसर करना है कलर्स क्या होंगे. और क्या लिखा है 0.5? नहीं अभी आंसर नहीं करें, मैं पूछ रहा हूँ, मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर करेगा. ये यहाँ प्लस माइनस 0.5. ठीक है. क्वेश्चन इट इज 5 प्लस माइनस 0.5. सर मिल गया. मिल गया सर. मिल गया. ओके गुड. आई लास्ट अच्छा, इट. बाकी लोग काफी जो कुछ और इनएक्टिव है उनसे पूछते रुके. श्रावस्ती आप आंसर करें. First green, फर्स्ट ग्रीन, देन सेकंड. फर्स्ट आपने कहा ग्रीन, देन सेकंड. ओके इनकरेक्ट है. साई प्रसाद आप बताएं, आप आंसर करें. सर फर्स्ट ब्लैक. फर्स्ट ब्लैक. ओके हाँ सर. फर्स्ट ब्लैक, देन फिर ग्रीन, ग्रीन, फिर ब्राउन देन ब्राउन एंड सिल्वर. एंड सिल्वर. लेट्स सी, देख लेते हैं कि कितने स्टूडेंट्स आपसे एग्री करते हैं ये कोडिंग करेक्ट है या नहीं है, वो पूछ लेते हैं. ओके तो कोई जो इस कोडिंग से करेक्ट मतलब एग्री करते हैं वो बता दें. नहीं सर. नहीं. एक सेकंड सर. ओके लेट्स सी, पूछ लेते हैं. मानव. होना चाहिए. ब्राउन. ब्राउन की जगह ब्लैक होना ब्लैक होना चाहिए. चाहिए. वेरी गुड एवरीवन यार. हाँ, सर. बहुत अच्छा बहुत अच्छा. ब्राउन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ब्लैक. वेरी गुड. सो पॉइंट ये है, आपको ये समझना है कि ये जो फर्स्ट 5 है इसको आपको पहले 2 लेटर्स में लिखना होगा. तो अब यार 5 को कुछ 50 नहीं बना सकते हैं, 50 गलत हो जाएगा ना. 5 को क्या लिखना पड़ेगा आपको, 05. सो यू कैन राइट दिस 5 एज 05. अब इनटू 10 टू द पावर करना पड़ेगा. अगर आपने 10 टू द पावर 1 कर लिया तो ये फिर 50 हो जाएगा ना. दैट मीन्स 10 पे पावर कुछ भी नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी क्या होगा 0. देन प्लस माइनस इट इज 10% अगर हम सॉल्व करें. सो ये हमारा फाइनल रिप्रेजेंटेशन था रेजिस्टेंस का. 05 10 टू द पावर 0 प्लस माइनस 10%. तो यहाँ पे 10 टू द पावर अगर हम 1 एज्यूम कर लेते तो ये 50 बन जाता है ना. सो 50 नहीं बनने देना हमें. सो इट्स बेटर कि कलर कोड क्या रहेगा, ब्लैक, देन ग्रीन, देन ब्लैक, देन सिल्वर. सो ये ब्लैक ब्राउन इनकरेक्ट है. सो वेरी गुड यार. आई गेस कलर कोडिंग सबको समझ में आ गई है, तो ये चीजें हम यहाँ पे कंफर्म करते हैं. अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं. सो कॉमर्शियल रजिस्टर कलर से कैसे लिखना है और वापस उनको कलर कोड कैसे करना है, डिकोड कैसे करना है, वो चीज आएगी सारे को क्लियर हो गई होंगी. चले तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट पर्टिकुलर सिनेरियो में. तो अभी तक जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उससे हमने क्या क्या बातें सीखी हैं वो थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख लेते हैं. कि अभी तक हमारे पास डेटा है वो है चार्ज. दैट मीन्स हमें पता है व्हाट इज चार्ज एंड व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज. देन वी नो अबाउट द करंट. Then we know about the current. Then we know about the potential. Then we know about one more thing, resistance. So these 4 things we have studied. Now our next point is this current density. मतलब हमने करंट की तो बात की थी, बट अब हमें एक और चीज देखनी पड़ेगी, करंट डेंसिटी. और मैं ये क्यों आपको समझा रहा हूँ, मतलब करंट डेंसिटी क्यों आप लोग को बता रहा हूँ, उसका आप रीजन समझेंगे. क्योंकि ये जो डेंसिटी वर्ड है ना, डेंसिटी वर्ड से कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं. उनको लगता है कि सर डेंसिटी मतलब वॉल्यूम का डिवाइड करेंगे. तो अभी खास बात यहाँ पे ये है कि जब हम देखते हैं कि किसी वायर पे करंट फ्लो हो रही है, किसी वायर में लेट्स से करंट फ्लो हो रही है, जब आई करंट, तो हम जो करंट डेंसिटी देखते हैं वो उस वायर के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग नहीं देखते हैं, हम देखते हैं उसके क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग. मतलब इसके एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितनी करंट पास होती है, उस चीज को हम बोलते हैं करंट डेंसिटी. क्लियर? मींस एक वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से, ये जो परपेंडिकुलर एरिया हम कट करते हैं,
इस एरिया से कितनी करंट पास होती है, उस चीज को हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। तो देखें, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड बाय लेटर J एंड J इज I बाय A। क्लियर? सो A क्या है, वो जो एरिया हम रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं ना, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, तो ये वही A है हमारा। तो अभी हमारे पास क्लियर है क्या, दैट करंट डेंसिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय J इज करंट पर यूनिट एरिया। क्लियर? अब मैं ये क्यों बता रहा हूं आप समझेंगे। रीजन ये कि जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस देखेंगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको करंट डेंसिटी गिवन होता है, बट हमें सॉल्विंग में तो करंट यूज करनी पड़ती है। तो आप तुरंत ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, कि I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, J इंटू A। क्लियर? I करंट हो जाएगा J इंटू A। तो J आपको क्वेश्चन में अगर गिवन है, आप एरिया से मल्टीप्लाई कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा, और आपको हिंट भी पता चल जाएगा। कैसे? आपको कभी भी करंट डेंसिटी दी होगी तो यूनिट देखें। करंट डेंसिटी का अगर हम यूनिट यहाँ पर देखें, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट यहाँ पे देखेंगे करंट बाय एरिया, विच मींस एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ये इसके यूनिट से क्लियर हो जाती है कि अभी हमें इसमें एरिया का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा करंट वहां पर बनेगा। डन? तो यहां तक हमारी बात क्लियर है कि अगर हमें करंट ढूंढना है और क्वेश्चन में करंट नहीं गिवन है, करंट डेंसिटी गिवन है, तो हम अपने वायर के एरिया का मल्टीप्लाई करके करंट निकाल लेंगे। अब बात करते हैं कि यार इस फॉर्मूले में मैंने एक और चीज लिखी हुई है, लिखा हुआ J इंटू A इंटू कॉस थीटा। मतलब क्या, कि एक प्रॉब्लम है कि ये जो करंट है ना, ये थोड़ी सी डायरेक्शनल टाइप की क्वांटिटी है, मींस एरिया के डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। तो बोलेंगे सर एरिया का डायरेक्शन कैसा? एरिया का डायरेक्शन कहने का मतलब, सपोज ये वायर स्ट्रेट है। क्लियर? अब मैं इसको एक टिल्टेड फॉर्म में चॉप कर रहा हूं, मैं इसको इस तरीके से चॉप कर रहा हूं, यहाँ पर देखें तो ये वायर कैसी दिखेगी, हम देख लेते हैं। तो ये वायर कुछ हमें इस तरीके से फील होगी कि इसका ये जो साइड एरिया है वो ऐसा होगा, ये टिल्टेड होगा। तो इसका मतलब अगर हम बात करें कि ये एरिया अगर ऐसा टिल्टेड है और अब हम करंट पास करेंगे, तो हमें देखने में तो करंट काफी ज्यादा एरिया से जाती हुई दिखेगी, बट ऐसा नहीं है, करंट डेंसिटी तो नहीं बदली है। तो कभी अगर ऐसा टिल्टेड एरिया है, तब भी आपको कौन सा एरिया यूज करना है, परपेंडिकुलर एरिया। तो ये कॉस इंश्योर करता है कि ये जो बड़ा सा एरिया है, ये एरिया इट इज हायर देन यूजुअल, इट इज हायर देन यूजुअल। इसका मतलब ये कॉस थीटा क्या करता है, उसको वापस से छोटा करके प्रॉपर एरिया की वैल्यू में ले आता है। मतलब एक एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा, कि सपोज नॉर्मल जो एरिया है, वायर का एरिया है, वो है 20 mm स्क्वायर। एक वायर का एरिया है 20 mm स्क्वायर, बट ये टिल्टेड जो हमने कट किया उसके वजह से कुछ नया एरिया आ गया है, लेट्स से है वो 30 mm स्क्वायर। तो ये कॉस थीटा इंश्योर करेगा कि उसको मल्टीप्लाई करके क्या बना दे, उसको वापस से 20 mm स्क्वायर बना दे। ये कॉस थीटा का काम होता है। तो इसको हमें ऐसा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा एग्जांपल कुछ भी नहीं आएगा जिसमें आपको कॉस थीटा की जरूरत पड़ जाए। क्लियर? आप अभी आपको हमेशा सिर्फ यही आएगा कि आप J और A का जस्ट मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल दे। कॉस थीटा की वैल्यू तब जरूरत पड़ेगी जब आपको देगा फिगर बना के कि ये थीटा एंगल पर हमने उसको चॉप किया हुआ है, कट किया हुआ है वायर को, तो कितना फर्क पड़ेगा। क्लियर? तो कुछ भी चेंजेस नहीं होते, आप वायर को चॉप कर दो, एरिया बड़ा हो जाएगा, बट डेंसिटी में फर्क नहीं आएगा, क्योंकि डेंसिटी में हम सिर्फ परपेंडिकुलर एरिया जज करते हैं। क्लियर? अच्छा, अब एक थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली बात आती है, मैं एक ऑब्जेक्टिव क्लियर करता हूँ। क्या? ये जो करंट डेंसिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हाइल द करंट इज अवर स्केलर क्वांटिटी। मतलब ये बात बहुत ही ध्यान देना है कि ये एक स्पेशल एग्जांपल है करंट। करंट इट हैज डायरेक्शन, करंट के पास डायरेक्शन होती है, बट स्टिल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो रीजन क्या है ये मैं आप लोग को बताता हूँ। ऑल्दो करंट की डायरेक्शन होती है, बट करंट को हम स्केलर क्वांटिटी रखते हैं। तो पहले एक बार सुन लेते हैं स्केलर और वेक्टर क्या है। बहुत सारे मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा कि स्केलर और वेक्टर मतलब क्या होता है। स्केलर मतलब होता है द क्वांटिटीज विच डू नॉट नीड द डायरेक्शंस, only value is enough, only magnitude is enough. And the vector quantities, those which need direction
along with the magnitude। मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने बात की कि अगर आपको कहीं पर जाना है, एक पोजीशन मुझे बतानी है, तो मैं आपको डायरेक्शन बताऊंगा कि एक 30 डिग्री ईस्ट से टर्न हो जाओ नॉर्थ की तरफ, लाइक दैट, सो दैट क्वांटिटी विल बी अ वेक्टर। और मुझे लेट्स से रैंडम बोलना है, ओके गो 1 किलोमीटर एनीवेयर, सो दैट विल बी अ सॉर्ट ऑफ स्केलर क्वांटिटी। तो ऑल्दो करंट की डायरेक्शन है बट स्टिल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो रीजन क्या है मैं बताता हूँ। रीजन इज, आप एक रीजन फील करेंगे, समझे, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, आप ध्यान देंगे। सपोज मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट, आप लोग ध्यान देंगे, मैंने एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और मैं इस पे एक फोर्स अप्लाई करने वाला हूँ। यहाँ से मैं एक फोर्स अप्लाई करूंगा इसके बीच में, एकदम बीच में, क्लियर। तो देखें ये क्या होगा, ये आगे की तरफ चलेगा, ये हो जाएगी इसकी मोशन। अच्छा, क्लियर, ओके। लेट से अब इस फोर्स को मैं एक डिफरेंट तरीके से डिस्कस करता हूँ। इस फोर्स को मैं इधर पे लगा रहा हूँ यहाँ, तो इसकी मोशन क्या हो जाएगी, अपवर्ड हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट की मोशन बिल्कुल बदल गई। ये डिपेंड कर रहा है किस पे, डायरेक्शन पे। इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। बट करंट की बात कर लेते हैं। सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है या एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, लेट्स से आपके पास एक बल्ब है, क्लियर, ये बल्ब है और आपको इसको वायर से कनेक्ट करना है करंट से। तो आपने एक बैटरी ली जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है और आपने कनेक्ट किया और आपने इस वायर को कनेक्ट किया यहाँ से और यहाँ से, क्लियर, और ये बल्ब ग्लो करने लग गया, डन। तो करंट की डायरेक्शन कहाँ से डिफाइन होती है, प्लस से माइनस की तरफ। हमें पता है दैट दिस करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम प्लस टू माइनस, दिस करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम प्लस टू माइनस। अब हम चेंज करते हैं सिचुएशन। अब मैं इस वायर को ऐसे ऐसे घुमा के इस डायरेक्शन से ज्वाइन करता हूँ, इस तरीके से। तो देखो अभी ये ऐसे ऊपर की तरफ था, अगर मैं इस तरीके से बोलूँ ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो अभी जो वायर की डायरेक्शन थी वो नॉर्थ की तरफ थी। अभी घूम के हमने ईस्ट की तरफ कर दिया। क्या करंट में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, करंट उसी तरीके से जाएगी जैसे जा रही है। इसका मतलब कि करंट में डायरेक्शन बहुत ही फिक्स होती है, उस डायरेक्शन का ज्यादा यूज नहीं है कि आप अगर वायर को कहीं ऊपर से नीचे से या राउंड करके भी करो तब भी बल्ब ये सिंपल ही जलेगा। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, लाइक ये करंट को, इस वायर को मैंने हटा दी और इस वायर को मैं ऐसे लेके गया, रैंडम रोल रोल करके फिर ज्वाइन किया, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा करंट को, सेम ग्लो करेगा बल्ब, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। इसका मतलब करंट की एक प्रॉब्लम है, ऑल्दो करंट हैज अ डायरेक्शन बट there is no use of that direction, that's why it is a scalar quantity while the current density is a vector quantity। तो मैं चाहता हूं कि आप ये एज अ डेटा याद रखेंगे। करंट डेंसिटी का आपको एग्जाम में बहुत ही कम यूज होने वाला है, जब भी यूज होगा आप यूनिट देख के उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपको यूनिट लिखा होगा कि यार एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है, तो आप समझ जाएंगे कि पर मीटर स्क्वायर है मतलब हमें एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमारी करंट आ जाएगी एम्पियर में। और ये एक डेटा फैक्ट याद रखना है जो मैंने अभी बताया, दैट करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हाइल द करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो किसी को कुछ डाउट इसमें? जस्ट एज अ डेटा इसको याद रखना है, करंट डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को बताएं। थीटा थीटा कैसे मेजर करते हैं वो एक बार बताओ ना, मतलब थीटा इन टर्म्स ऑफ। ओके, थीटा होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन का एंगल। दैट मीन्स देखेंगे, मैं यहाँ पे एक फिगर बनाता हूँ, लेट्स से ये वायर था ये, और इस वायर को हम कट करने वाले हैं किसी इस डायरेक्शन से। सो ये इसका परपेंडिकुलर है और हमने इसे थीटा एंगल से कट किया। तो जब हम सेकेंड वायर देखेंगे, जो कट वाला वायर बचेगा वो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। जो कट वाला वायर होगा उसका एरिया हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा, बिकॉज हमने इस वायर को ऐसे चॉप कर दिया है यहाँ से। तो ये जो एरिया है ये, तो इसका परपेंडिकुलर जो होता है उसको हम बोलते हैं एरिया की डायरेक्शन। सो इसका जो परपेंडिकुलर है ये होगा हमारा एरिया की डायरेक्शन। और करंट तो थी सीधी, ये थी करंट, तो ये जो एंगल है इस एंगल को हम बोलते हैं थीटा। तो अगर हमने इसे थीटा से कट किया है, थीटा एंगल से कट किया है, तो ऑफ कोर्स मैथमेटिकली अगर मैं यहाँ पे ऐसा 90 डिग्री का पार्ट देखूंगा और ये हॉरिजॉन्टल पार्ट देखूंगा तो ये भी थीटा ही आ जाता है। कैसे आ जाता है थीटा? देखें,
थोड़ा सा मैथ लगाएंगे, फील करेंगे सब लोग। अगर इस परपेंडिकुलर सेक्शन को मैं नोटिस करूं तो ये थीटा है, दैट मीन्स ये सेक्शन क्या बचेगा 90 माइनस थीटा। अच्छा, अब मैं दूसरा पार्ट देखता हूं। अब मैं देख रहा हूं ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री है और इसका एक पार्ट ऑलरेडी 90 माइनस थीटा है। तो ये कब पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल व्हेन दिस रिमेनिंग पार्ट शुड बी थीटा, सो दैट्स व्हाई दिस इज थीटा। तो इसका मतलब ये होता है कि वायर को जिस एंगल पे चॉप करते हैं उसी को हम थीटा बोलते हैं। सो ये क्लियर है कि थीटा मतलब क्या होता है? थीटा एक एंगल है कि किस एंगल पे हम वायर को चॉप कर रहे हैं, उसी एंगल को हम थीटा बोलते हैं। तो यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो बताएं। क्लियर एवरीवन? चले, तो अब हम मोस्ट अवेटेड फॉर्मूला देखते हैं इस चैप्टर का, जो इस चैप्टर का सबसे मोस्ट अवेटेड एस्पेक्ट है। इस पे बेस्ड हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने होंगे। देखें, वो पार्ट है ओम्स लॉ। तो हम इस चैप्टर पे बात करते हैं। इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है ओम्स लॉ। और इस ओम्स लॉ को समझने के लिए ही हमने इसकी अदर क्वांटिटीज को बहुत ही अच्छे से समझा था, बहुत ही डिटेल में बात की थी। डन? अच्छा, चले बात करते हैं। तो ओम्स लॉ क्या है और किसके लिए वैलिड है वो हम पहले देख लेते हैं। तो ओम ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ओम साइंटिस्ट जो है उसने एक्सपेरिमेंट किया। एक वायर लिया, एक वायर, सेपरेट सा वायर, क्लियर, और उस वायर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब ये जो बैटरी थी ये वो डिफरेंट बैटरी यूज कर रहा था। मतलब डिफरेंट बैटरी यूज करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कभी पोटेंशियल कुछ V1 था, फिर कभी कुछ V2 कर लिया, कभी कुछ V3 कर लिया, मतलब वेरियस टाइप ऑफ बैटरीज उसने यूज की। और उसने जब देखा कि उसने वेरियस टाइप ऑफ बैटरीज यूज की तो इस सर्किट में जो करंट आ रही थी, मतलब इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही थी वो भी बहुत ही वैरायटी की थी। I1 थी, I2 थी, I3 थी, लाइकवाइज डिफरेंट करंट थी। करंट कैसे देख सकते हैं? यहाँ पर हम एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर और अमीटर। यहाँ पे हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर काफी स्टैंडर्ड होता है और अदर इंस्ट्रूमेंट होता है एमीटर। सो दीज आर यूज्ड टू मेजर करंट। गैल्वेनोमीटर की अच्छी बात है कि वो दोनों काम करता है, करंट भी मेजर करता है और वोल्टेज भी मेजर करता है, बट एमीटर सिर्फ करंट मेजर करता है। तो हम बात कर रहे थे कि ओम्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ओम ने उसने डिफरेंट बैटरीज लगाई और डिफरेंट करंट उसने चेक की। अब उसने क्या किया, इनका ग्राफ प्लॉट किया कि व्हाट आर दीज वैल्यूज, और उनका एक ग्राफ बनाया। तो लेट्स से उन्होंने वैल्यू ली V1, फिर वैल्यू ली V2, फिर वैल्यू ली V3, फिर लाइकवाइज V4, और इस तरीके से उसने फिगर बनाया। फिर उसने करंट को प्लॉट किया Y एक्सिस में। सो करंट को देखा उसने कि करंट कितनी है। तो जब उसने V1 बैटरी लगाई तो लेट्स से उसे करंट मिली कुछ I1, डन। फिर जब उसने V2 लगाया तब उसे करंट मिली कुछ I2, और जब उसने V3 लगाया तो उसे करंट मिली कुछ I3 लाइकवाइज। तो अच्छी बात ये थी कि ये जो पॉइंट्स उसने कलेक्ट किए, ये जो पॉइंट्स उसने कलेक्ट किए वो सारे एक स्ट्रेट लाइन में थे। ये सारे ही क्या थे? स्ट्रेट लाइन में थे, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की खास बात होती है, मैंने पहले भी बताया कि स्ट्रेट लाइन का क्या चीज फिक्स होता है? स्लोप। स्लोप इसका क्या होता है? कांस्टेंट होता है। डन? और इक्वेशन कैसे लिखते हैं? स्ट्रेट लाइन कब आती है? व्हेन टू थिंग्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इससे कंफर्म हो गया कि I इज प्रोपोर्शनल टू V। दैट मीन्स जितना जितना V चेंज हो रहा है सेम मल्टीप्लाई में क्या चेंज हो रहा है? I चेंज हो रहा है, तभी इसका स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब उसने रिजल्ट डेटा पता है कैसा चेक किया? उसने रिजल्ट देखा कि अगर V1 इस तरीके का है 10, 20, 30, 40, ये है पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल इस तरीके से चेंज हो रहा है तो करंट एक फिक्स नंबर के फॉर्मेट में था, लाइक 2, 4, 6, 8 लाइकवाइज। तो इसका मतलब देखो कितना हो रहा है, बार बार 5 का डिवाइड हो रहा है। क्लियर? बार बार किसका डिवाइड हो रहा है? 5 का डिवाइड हो रहा है। तो दैट कांस्टेंट इन दिस सिनेरियो इज
1/5, बार बार v में 1/5 कर दे रहे हैं हम, तो हमारी करंट की वैल्यूज आ रही है. दैट कांस्टेंट इज फिक्स. सो दैट्स हाउ ही रिलेटेड ऑल दीज थिंग्स. ऐसे नहीं बोल दिया कि I इज इक्वल टू V होता है. उसने क्या किया, ये एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके थ्रू उसने फाइनली बताया कि देयर मस्ट बी अ फिक्स कांस्टेंट नंबर, और वो फिक्स कांस्टेंट को ही हमें डिस्कस करना है. सो इज इट क्लियर टू एवरीवन कि करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, ये ओम ने चेक करके बताया. तो अब उसको हम एज अ लॉ देख लेते हैं. तो ये सबको डेटा समझ आया ना कि हाउ ही टेकन द वैल्यूज, कैसे कैसे उसने गैल्वेनोमीटर से चेक किया, डिफरेंट बैटरीज लगा के चेक किया, आंसर तो वो सेम आ रहा था. सर ये एग्जैक्ट है? हाँ, नहीं ये एग्जैक्ट नहीं, ये मैंने एक रैंडम डेटा लिख दिया है. ओके. ठीक है, मैंने एक रैंडम डेटा लिख दिया है. दिस इज नॉट द वन जो उसने यूज किया. करंट इतनी ज्यादा कभी भी नहीं आती, बहुत ही कम आती है करंट. ये कांस्टेंट बहुत ही बड़ा रहता है. क्लियर? ये कांस्टेंट मतलब किलो ओम की रेंज में रहता है. देखते हैं अब इस कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग. क्लियर एवरीवन? लेट्स सी. सो बहुत सारी प्रॉब्लम है कि कब उसने देखा कि ये चीजें, उसने ये देखा कि ये स्लोप तो आ रहा है, उसने देखा कि ये फिगर आना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि हर बार आता है. उसने क्या किया, इस वायर को हीट करना शुरू किया. जब उसने इस वायर को हीट किया तो ये ग्राफ बदल गया. इसका मतलब हीट की वजह से कुछ तो चेंज हो गया. फिर उसने इस वायर को खींचा, डिस्टॉर्ट किया, बहुत सारे चेंजेस किए, और वहां से ये सारी जो वेरिएबल था ये चेंज हो रहा था. इससे उसने पता लगाया कि ये जो क्वांटिटी है वो किन पे डिपेंड करती है. तो फाइनली उसने कंक्लूड किया था कि ये जो क्वांटिटी है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है. और रेजिस्टेंस हमने देखा ही था कि टेम्परेचर, शेप कुछ भी चेंज किया तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा. तो इसलिए उसने फाइनली स्टेटमेंट दिया, और सबको स्टेटमेंट याद रखना है, स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए. क्या? इफ द फिजिकल पैरामीटर्स of a conductor remain constant. If the physical parameter of a conductor remain constant, तो physical parameter ध्यान दे कौन कौन से हैं? They are length, area and temperature. क्योंकि अगर ये तीन बदल गए तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा. तो इसलिए पहली लाइन सबसे पहले आपको जो लिखना होता है क्या? If the physical parameter of a conductor remain constant, then the current flowing in a conductor is proportional to the potential applied. That means current flowing in the conductor is proportional to potential applied. मतलब जितना आप पोटेंशियल अप्लाई करोगे उतनी ज्यादा करंट उसमें जाएगी. तो यहां से हमने क्या लिखा फिर? दिस करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, कि जितनी करंट है उतना ही, जितना पोटेंशियल अप्लाई करोगे उतनी ज्यादा ही करंट डेवलप होगी. और फिर उसने बताया कि यार जब फिजिक्स में ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है और इक्वल आता है तो हम वहां पर एक कांस्टेंट यूज करते हैं, और वो ओम ने बताया कि यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज होगा वो कांस्टेंट होगा 1/r. क्लियर? तो ये कांस्टेंट है जो कि ओम ने लिखा इसे 1/r. तो ये जो 1/r होता है हम इसे अदर तरीके से भी लिख सकते हैं. हम इस 1/r को बोलते हैं कंडक्टेंस. इस 1/r को बोलते हैं कंडक्टेंस. और लास्ट लेक्चर में मैंने इसका यूनिट भी लिखा था कि कंडक्टेंस का जो यूनिट है वो होता है सीमेंस. एस से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एस से. और कंडक्टेंस को लेटर से क्या लिखते हैं? जी से. सो कंडक्टेंस को लिखते हैं कैपिटल जी से, रेजिस्टेंस को लिखते हैं आर से. कंडक्टेंस को कैपिटल जी से और रेजिस्टेंस को आर से, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं. तो ओम ने यहाँ पर कंडक्टेंस नहीं लिखा है, ओम ने यहाँ पे लिखा था रेजिस्टेंस. बाद में ये पता चला कि यार रेजिस्टेंस का जो उल्टा है उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस. और सीमेन ने इसकी बात बताई कि ये भी एक प्रॉपर्टी है जो हम डिस्कस कर सकते हैं कंडक्टेंस के फॉर्मेट में. तो ये कंफर्म हुआ कि ओम्स लॉ अगर हम देखें तो फिर से हम रीड करते हैं सारी चीजें. इफ द फिजिकल पैरामीटर, यहाँ पर हम फिर से रीड करते हैं, इफ द फिजिकल पैरामीटर ऑफ अ कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट. और फिजिकल पैरामीटर में ब्रैकेट में ध्यान देना है, लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, देन द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर is proportional to the potential applied. Then so यहाँ पे हमने लिखा हुआ है current is proportional to potential. जब भी फिजिक्स में ये proportionality साइन हटेगा so we get a constant. So in this scenario we got the constant 1/r which is called the conductance. Clear? तो अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं क्योंकि 1/r फील नहीं आता है. सो हम इस फॉर्मूले को याद करने के लिए कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं v is equal to IR. तो ऑल्दो ओम्स लॉ में रियल में
लिखा था I प्रोपोर्शनल टू V, बट हम याद करने के पर्पज से हमेशा याद करते हैं कि ओम्स लॉ मतलब क्या, V इज इक्वल टू I R। डन। सो यहाँ पे V मतलब क्या है, V है वो जो बैटरी से हमने पोटेंशियल अप्लाई किया। सो जो V है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का, वोल्ट्स। एक चीज मैं फिर से सबको बता रहा हूँ, यहाँ पर अभी सब लोग देख के याद करेंगे प्रॉपर, और फिर एक बार वापस से इसका शॉर्ट नोट्स सब लोग बना लेंगे। जब आप शॉर्ट नोट्स बना लोगे तो वो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं करंट की। सो करंट का यूनिट होता है एम्पियर कैपिटल ए, और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ओम ने डिसाइड किया। और ये एक रिलेशन हम हमेशा याद रखते हैं कि कंडक्टेंस और ओम में हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। कंडक्टिविटी से कंफ्यूज मत होना। कंडक्टिविटी जो सिग्मा होता है वो होता है 1/ρ, रेजिस्टिविटी का उल्टा, और जो कंडक्टेंस होता है रेजिस्टेंस का उल्टा 1/g, और g इज इक्वल टू 1/r। मतलब दोनों चीजें लिख सकते हैं, ऐसा कुछ उसमें है नहीं। सो g इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/r। सो ये रेजिस्टेंस है और वो रेजिस्टिविटी है, और ये कंडक्टेंस और ये कंडक्टिविटी। तो मुझे लगता है ओम्स लॉ सबको क्लियर हो गया होगा कि हमें टारगेट करना है v इज इक्वल टू IR पे। बताएं, किसी को कुछ डाउट? सर साइंटिस्ट जो होता है वो कांस्टेंट की वैल्यू कैसे डिराइव करते हैं? हाँ यही ना, देखो कांस्टेंट की वैल्यू कैसे डिराइव करते हैं। देखो इसीलिए मैंने ट्राई किया ये एक्सपेरिमेंट समझाने का। सपोज आप सोचे किस तरीके से करते हैं साइंटिस्ट लोग। यहाँ पर सब लोग ध्यान देंगे कि यार ओम्स ने वो वैल्यू कैसे सोची होगी, कैसे ये वैल्यू निकाली होगी, वो देखे। उसने पहले कुछ बैटरीज ली होंगी। अब क्या बैटरीज है वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, मैंने उसका डेटा याद नहीं किया, बट मैं एक आपको फील करा रहा हूँ एक्सपेरिमेंट कि सपोज उसने बैटरी ली कितनी 10, और उसकी करंट आ गई 2। ये एमीटर में रीडिंग आ गई यहाँ पर 2। फिर उसने बैटरी चेक की 20 और करंट आ गई 4। फिर उसने बैटरी चेक की 30, करंट आ गई 6। फिर उसने बैटरी चेक की 40, करंट आ गई 80। तो उसने बार बार देखा ना कि यार इन दोनों का जो डिवाइड है, अगर इन दोनों को उसने फील किया कि ये जो वो लिख रहा है करंट को, वो इस तरीके से लिख रहा है दैट करंट इज प्रोपोर्शनल टू V। तो अगर मैं इस रेशियो को देखूं कि करंट इज 2 प्रोपोर्शनल टू V कितना है 10, तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर मुझे इक्वल लाना है? तो अगर मुझे इसे 2 के इक्वल लाना है, सो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विद 1/5। सिंपल, ऐसे डिवाइड कर दिया, वैल्यू आ गई कांस्टेंट की। तो कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, कांस्टेंट की वैल्यू आ गई I/V, ये आ गई। तो उसने क्या किया, सारे एक्सपेरिमेंट के लिए I/V की वैल्यू चेक की। अगर वैल्यू सेम आ गई दैट मीन्स दिस इज अ फिक्स्ड कांस्टेंट। अगर वैल्यू बदल रही है दैट मीन्स उसका एक्सपेरिमेंट का ये जो आइडिया है, उसका आइडिया है कि ये दोनों ऐसे हैं, वो गलत हो जाएगा। डन। तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो बहुत एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं और उसके बाद कैलकुलेट करके उस कांस्टेंट की वैल्यू देते हैं। पूछें सर, फिर उसे पता कैसे चला कि वो कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस होगा? हाँ ये गुड, ये अच्छी बात है। ये उसने खुद से नेम दिया है और उसके नेम के बाद हम पढ़ रहे हैं। मतलब उसने इसको रेजिस्टेंस नेम दिया क्योंकि उसने फील किया कि ये जो वैल्यू है ये बहुत ही कम है, मतलब ये करंट को रोक रही है। जब हम ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो ज्यादा करंट मिलनी चाहिए, तो इसका मतलब ये क्या है, एक अपोज टाइप की चीज है, तो इसलिए उसने ये नाम रेजिस्टेंस दिया। तो ये जो नेम होते हैं ये साइंटिस्ट ने चूज किया है, वो एक अपना लॉजिक लगाते हैं। हो सकता है मुझे रेजिस्टेंस नहीं देना था, मुझे कुछ और नेम देना था, तो मैं और भी नेम दे सकता था, बट थोड़ा सिग्निफिकेंट होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता हुआ नेम होना चाहिए। तो ऐसा नेम चूज किया हुआ है साइंटिस्ट ने, सो उस नेम को हम रीड करते हैं प्रॉपर, उसी नेम को स्टडी करते हैं। चाहिए था तो वो रिवर भी कर सकता था कि ओके ये एक प्रॉपर्टी है जिसे हम रिवर बोलेंगे, बट सही नहीं है ना, मतलब कोई रिलेशन ही नहीं है रिवर का। तो ये पॉइंट है। सर हाँ वो जो ग्राफ है ना, हाँ। वो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं होगा ना? नहीं, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन है अभी के लिए। अभी जब ओम्स ने आगे स्टडी की, अभी तो ये इसने एक मेटल ले लिया, जैसे मैंने ले लिया आयरन ले लिया, क्लियर, और आयरन में उसने एक फिगर बनाया तो ऐसा बना। अब अगर लेट से वो कोई डिफरेंट मेटल ले ले तो फिर हो सकता है कि वहां पर डिफरेंट चीजें आ जाए। मतलब लेट से मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके बताता हूँ कि अगर ग्राफ सीधा आ गया देन इट इज गुड, ये बेस्ट है। लेकिन अगर ग्राफ कुछ ऐसा आया, थोड़ी देर वो सीधा गया
और फिर बाद में ऐसे चेंज हो गया। क्लियर? तो इस टाइप के ग्राफ को बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। हाँ ओमिक मतलब क्यों ओमिक बोल रहे हैं भाई? बिकॉज इट फॉलोज ओम्स लॉ, बिकॉज इट फॉलोज ओम्स लॉ। फिर वो नानो में हाँ, बिकॉज ओम्स लॉ जो था वो तो स्ट्रेट लाइन है ना, ओम्स लॉ ने बताया कि स्ट्रेट लाइन होगा, बट मैंने आपको बताया कि ये स्क्वायर है, मतलब कि ये तो डिफरेंट पावर पे बदल रहा होगा ना, तो ये नॉन ओमिक कंडक्टर हो जाता है, नॉन ओमिक। सो ऑफ कोर्स देयर आर नॉन ओमिक कंडक्टर्स, बट अच्छी बात है कि हम अपने सिलेबस में उन्हें डिस्कस नहीं करते, क्योंकि फिर उनके लिए ऐसा ये V इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूले में वो जो R है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, R क्या होगा? बदलता जाएगा, तो वो नॉन ओमिक कंडक्टर्स हो जाएंगे। सो स्ट्रेट लाइन ऑफ कोर्स एज पर द ओम्स लॉ फॉर ओमिक कंडक्टर्स हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा, फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर बदल जाएगा। तो नॉन ओमिक कंडक्टर की खास बात क्या होगी? बदल क्या रहा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या है? रेजिस्टेंस। सो एक ऐसे कंडक्टर्स जिनका रेजिस्टेंस बार बार बदलता रहेगा ड्यू टू उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उनको हम बोलेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर, उनके लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। तो आई गेस Sir. यार ओम्स लॉ में सब लोग लिख लेंगे। हाँ पूछें। सर कांस्टेंट टेम्परेचर क्या लिया जाता है आर के लिए? कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब नहीं। आर की एक वैल्यू कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए ही वैलिड होगी ना, मतलब अच्छा हाँ, एक वेरी गुड। स्पेसिफिक टेम्परेचर। जनरली रूम टेम्परेचर डिफाइन किया जाता है, 27 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। वो जो आप बोल रहे हो कि आर की फिक्स वैल्यू क्या होगी, वो हम रूम टेम्परेचर पे डिफाइन करते हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट का आर है 100, तो दैट इज डिफाइंड फॉर 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर। अब मे भी आप ऐसा समर में यूज कर रहे हो, आपका रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो आर थोड़ा सा वेरी हो जाएगा। तो इसलिए वो जो कंपनीज हैं वो लिख के देती हैं कि ±5%, मतलब अगर आप 0 डिग्री पे भी रिसर्च कर रहे हो और आप एक 50-60 डिग्री पर भी रिसर्च कर रहे हो, तो 5% से ज्यादा चेंज नहीं आएगा। ये उनके कहने का मतलब होता है। तो अभी ये सबको समझ आया ना कि इंडस्ट्रियल में वो परसेंट क्यों दिया होता है। ओके, नेक्स्ट। सर हाँ सर ये सेमीकंडक्टर्स के लिए भी अप्लाई होता है? सेमीकंडक्टर्स के लिए बताया कि उनका रेजिस्टेंस बहुत ही अलग तरीके से बिहेव करता है। तो ये ओम का जो फॉर्मूला ही अप्लाई होता है सेमीकंडक्टर्स के लिए, बिल्कुल होता है, बट उनके लिए जो एक्टिवेशन होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि वो उनके लिए किस तरीके से होता है। सेमीकंडक्टर्स में ये जो V इज इक्वल टू आई आर हम बता रहे हैं, V इज इक्वल टू आई आर, ये सबके लिए वैलिड है। सेमीकंडक्टर का ये जो आर है, इसका नेचर बदल जाता है बहुत। डन, इसका नेचर बहुत बदल जाता है। जैसे हमने कंडक्टर की बात की तो वो तो सिंपल बढ़ता है, बट सेमीकंडक्टर के लिए ये बिल्कुल फिक्स नहीं होता है। मतलब जैसे हमने कंडक्टर की बात की, क्या 27 डिग्री सेल्सियस से कम करोगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम है, हो सकता है कि वो 27 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर वर्क ही ना करे। क्लियर? तो इसलिए उसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं। इसलिए पूरा फिजिक्स में 12th में हम एक चैप्टर अलग से पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर्स का, कि सेमीकंडक्टर्स का नेचर कैसा होता है, कैसे उनका रेजिस्टेंस बदल जाएगा। फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर सबके लिए वैलिड है। याद रखें, ओमिक कंडक्टर हो, नॉन ओमिक कंडक्टर हो, सबके लिए V इज इक्वल टू आई आर बनेगा। सिर्फ ये R रखने का जो तरीका है वो बदल जाएगा। ओमिक के लिए फिक्स होता है, नॉन ओमिक के लिए मतलब स्क्वायर और बहुत ज्यादा चेंज होता है। सेमीकंडक्टर्स के लिए डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट होता है, वो सिनेरियो। आई गेस ओम्स लॉ को लेके काफी सारा डिस्कशन हो गया। अब हमें सॉल्विंग पे फोकस करना चाहिए कि किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। डन। सो अब हमें अगर सॉल्व करना है तो करंट और रेजिस्टेंस और इन सब सारी चीजों को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देख सकते हैं। क्लियर? चले, तो उसके लिए पहले हमें देख लेना पड़ेगा कि एक सिंपल फॉर्मूला तो हम अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला मतलब सपोज मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल देखेंगे सब। हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल है, फाइंड द करंट इन गैल्वेनोमीटर, फाइंड द करंट इन एमीटर। तो एक फिगर आपको गिवन था, ये एक बैटरी थी विच इज ऑफ 20 वोल्ट
और ये एक रेजिस्टर है। रेजिस्टर का सिंबल जो सर्किट में यूज करते हैं वो इस तरीके का यूज करते हैं। सो रेजिस्टेंस का ये एक रेजिस्टर का सिंबल है। लेट्स से आर की वैल्यू हमने दी हुई है, जो आर की वैल्यू आपको गिवन है वो है 2 किलो ओम। तो बताना है कि यहाँ पे अगर एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, एक एमीटर लगा हुआ है, तो उसकी रीडिंग कितनी होगी। तो बहुत ही सिंपल है, हम फॉर्मूला फोकस करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर। वेरी गुड, 0.01 वेरी गुड, वेरी गुड। देखें हम एक बार देखते हैं, V इज इक्वल टू आई आर से फोकस करेंगे। V नोन है, सो आपको हमेशा ध्यान देना है कि क्या अननोन है। V नोन है, R नोन है, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, I फाइंड कर सकते हैं। सो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R। और V बाई R, ये V इज इक्वल टू आई आर माइंड में रखना है, हर जगह यही काम आता है। इफ यू नो टू थिंग्स यू कैन फाइंड द थर्ड वैल्यू। सो V कितना है, 20 वोल्ट अपॉन R कितना है, कन्वर्ट कर लेंगे उसको किलो को, किलो हो गया 1000 में कन्वर्ट। तो 1 0 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, ये क्या गया 0.01 एम्पियर करंट। मैं एम्पियर लिख रहा हूँ, सिर्फ कैपिटल ए लिखते हैं। अच्छा, यूजुअली छोटी वैल्यूज होती हैं इसलिए एम्पियर में आंसर नहीं करते, मिली एम्पियर और बाकी सारी चीजों में। तो अगर मुझे इसे मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो मिली एम्पियर कन्वर्ट करने के लिए कितने जीरोस, 3 जीरोस इधर लेके आना पड़ेगा। सो ये कितना हो जाएगा, 10 मिली एम्पियर। ये आंसर होगा लिखने का तरीका। तो इस तरीके से हम एमीटर फाइंड कर सकते हैं, करंट हम फाइंड कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम होगी व्हेन देयर आर मल्टीपल रेजिस्टर्स, मींस इफ देयर आर मल्टीपल रेजिस्टर्स। मतलब हमने क्वेश्चन दिया और एक बैटरी दी और आपको बोला कि एक ये रेजिस्टर लगा है, एक ये रेजिस्टर लगा हुआ है और एक ये रेजिस्टर। बहुत ही रैंडम से मैंने 3 रेजिस्टर लगा दिए। लेट्स से ये 10 ओम है, ये 20 ओम है, ये 60 ओम है और ये कुछ 5 वोल्ट की बैटरी है। तो इसका मतलब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने में सीखना पड़ेगा हाउ टू डील विद द कॉम्बिनेशंस। तो हमें डील करना है कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स कैसे हैंडल करेंगे। क्लियर। तो हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ओम्स लॉ का हमने ये सिंपल सा पैटर्न देख लिया है। ओम्स लॉ का ये पैटर्न तो यार सबको समझ में आ गया ना, ये एग्जांपल कि किस तरीके से हम इधर V इज इक्वल टू आई आर से हम कोई भी अननोन चीजें निकाल सकते हैं। 2 नोन हमें पता होना चाहिए। तो अभी हमें V पता था, R पता था, तो क्वेश्चन में हमने क्या निकाल लिया, करंट निकाल लिया। अगर कोई डिफरेंट वैल्यू होगी तो डिफरेंट चीजें निकाल सकते हैं। बट व्हेन देयर आर मोर देन 1 रजिस्टर्स देन वी नीड टू फोकस ऑन कॉम्बिनेशंस। सो कॉम्बिनेशंस अब हम सीखेंगे। तो आज का जो डिस्कशन था ओम्स लॉ पे हो गया है, अब हमें कॉम्बिनेशन पे सीखना पड़ेगा थोड़ा सा। कॉम्बिनेशन के पहले लेट्स से मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। वेदर देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से एग्जांपल है, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। फाइंड the potential of the battery. So let's say क्वेश्चन है जिसमें हमें potential of the battery पूछा है। when reading of ammeter is 30 milliampere. So this is given in a figure. There is a battery और एक रेजिस्टर लगा हुआ है और जो एमीटर है उसकी रीडिंग है 30 मिली एम्पियर है। हमें बैटरी का पोटेंशियल दे, ये V फाइंड करना है। एंड वी नो दिस रेजिस्टेंस इज 200 ओम। दिस रेजिस्टेंस इज 200 ओम। वी हैव 30 मिली एम्पियर करंट। वी नीड टू फाइंड टू व्हाट वोल्टेज ऑफ बैटरी वी हैव यूज्ड। सर हाँ बोले। 6 ओके लेट्स सी, बाकी सब लोग एक बार सॉल्व कर सर लें। 6 वोल्ट है, बराबर है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो करेक्ट एवरीवन, करेक्ट। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं, हर्षवर्धन, सत्यजीत, ऑल करेक्ट आंसर्स। लेट्स सी, हमें सिर्फ फोकस करना है 3 चीजों पे। व्हाट इज अवर V, व्हाट इज अवर I, व्हाट इज अवर R। याद रखना सबको ये 3 चीजें ही सोचनी है। So in this question we don't know the V, but we know the current. It is 30 milliampere. तो पहले तो उसे सिंपल एम्पियर में कन्वर्ट कर लो, तो कितनी हो जाएगी 0.03 एम्पियर। अच्छा, कुछ लोग नहीं कर पाए तो उनको मैं फिर से बता दूं, ये मिली एक प्रीफिक्स है, मैंने स्टार्टिंग में बताया। सो मिली का मतलब होता है 10 to the power -3।
और -3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 0.03। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है 200 ओम। अब ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? V is equal to IR. So I we have 0.03, we have 200. So by solving we will get 6. So 6 volt will be answer. So for single resistance question आप सिर्फ V is equal to IR लगा देंगे, काम बन जाएगा। डन। आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम होगा। सो सिनेरियो अब हमें जो सीखना है, जो एक नया पैटर्न सीखना है, वो हो जाएगा हमारा क्या? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के बारे में हमें सीखना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अब जो हम डिस्कशन देखेंगे वो कॉम्बिनेशन का देखेंगे। कॉम्बिनेशन के यार काफी सारे रूल्स हैं, वो रूल्स सारे हम रूल बाय रूल देखते जाएंगे और बेटर तरीके से सीखेंगे। क्लियर? चले तो कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। आज हम पहला एक कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, बाकी सारे कॉम्बिनेशन हम कंटिन्यूअसली डिस्कस करते चलेंगे। तो हमें अभी देखना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स अगर है तो ओम्स लॉ कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। नेम से बहुत ही क्लियर है कि देयर शुड बी अ सीरीज, देयर शुड बी अ सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन का मीनिंग यही है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के कुछ रूल्स है, वो रूल्स हम टारगेट करेंगे। रूल नंबर 1 क्या? द रेजिस्टर इन विच द करंट फ्लोइंग इज सेम आर कॉल्ड सीरीज। मतलब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि सीरीज में है या नहीं है। तो आइडेंटिफिकेशन का सबसे बड़ा मार्क क्या है? द करंट फ्लोइंग इन सेम आर कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। सो द रेजिस्टर्स इन विच द करंट फ्लोइंग इज सेम आर कॉल्ड सीरीज। अब पहचानेंगे कैसे कि करंट सेम है या नहीं है? तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू दिखा देता हूँ करंट सेम है कि नहीं। सब लोग देखिएगा, सबको ये नोटिस करना है, सबको ये फाइंड करने का ट्राई करना है कि करंट सेम होगी या नहीं। सो हम इसी फिगर पे आ जाते हैं, इस फिगर को देखते हैं। देखो ये एक बैटरी है, यहाँ से करंट आएगी, चले यहाँ से करंट आएगी, यहाँ से ये जो करंट जाएगी ये इस वायर में होके जाएगी। अब इसके पास दो ऑप्शन है ना, तो इसका मतलब दिस करंट विल स्प्लिट। तो सपोज यहाँ से कुछ 50 की करंट आ रही थी, एग्जैक्ट नहीं 50, लेट्स से एक नंबर आ रही थी। तो अब वायर के पास दो ऑप्शंस है ना, तो 50 नहीं होगा ना, लेट्स से यहाँ पे गई 20 और यहाँ पे गई रिमेनिंग 30। तो क्या दोनों में सेम है क्या? नहीं। सो दीज आर नॉट सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का सबसे बेस्ट आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? वायर शुड नॉट स्प्लिट। मतलब the resistance should be in a row so that the wire won't split. Clear? That means if the current in first resistor, this is suppose R1, this current won't go anywhere. It will directly go to the next resistor. It will directly go to the next resistor. So these R1, R2, R3 will be called series combination. तो आप अगर सिंपली देखेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? The wire should not split so that the current should be same in all resistors. सर हाँ बताएं। लेकिन करंट डिफर क्यों नहीं करता? क्या फिर से? करंट डिफर क्यों नहीं करता? करंट डिफर इसलिए नहीं करता बिकॉज देर इज नो अदर वे। द करंट कैन फ्लो इन द वायर ओनली ना, द करंट कैन फ्लो इन द वायर ओनली। तो अगर इफ देर इज नो अदर वायर then how the current will deviate? तो बस आपको ये देखना है कि if the end point is connected to other resistor directly, there is no any other resistor। मतलब यहाँ पे कुछ हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक नया रेजिस्टर नहीं है। अगर ये नया रेजिस्टर आ गया, that means अगर ये रेजिस्टर अगर आ गया then it is not series। so ये रेजिस्टर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। क्लियर है अभी? ओके सर हाँ पूछें। सर 2-3 रेजिस्टर्स लगाने की जगह एक ही बड़ा रेजिस्टर नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं ना बेटा, वही तो हम सीखने वाले हैं कि हम ओम्स लॉ कब यूज कर पाते हैं। देखो ओम्स लॉ आप ऐसे बहुत सारे रेजिस्टर के लिए नहीं यूज कर सकते ना, आप तो एक ही रेजिस्टर के लिए यूज करते हो। तो अगर किसी तरीके से हमने ये सीख लिया कि हाउ टू हैंडल द कॉम्बिनेशन, अगर हमने सीख लिया कि हाउ टू हैंडल द कॉम्बिनेशन, तो ये तीनों की जगह पे हम एक क्या लगा देंगे? इक्विवेलेंट, विच विल वर्क द सेम एज दीज थ्री। तो तब फिर हम डायरेक्टली V इज इक्वल टू आई आर लगा पाएंगे। बस क्या करेंगे, R की जगह उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वहां पर लिखेंगे।
तो हम कॉम्बिनेशन इसीलिए पढ़ रहे हैं, हम कॉम्बिनेशन किस लिए पढ़ रहे हैं, हम कॉम्बिनेशन इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हम कन्वर्ट कर सके these resistor into one single resistor, and when it will be converted in one single resistor, we'll be able to use this Ohm's law very simply. तो चले फिर से देखते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात है, all the resistor should feel like in a row, clear, so that the current in all the resistor are same, the first parameter, clear. अच्छा, number two, all the resistance in series uses certain amount of potential which can be different depending upon the resistor. मतलब रूल नंबर 2 क्या है, एक्सप्लेन करता हूं। ऑल द रेजिस्टर यूजेस, और यूजेस के ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है लॉस, क्योंकि वो रेजिस्टर है ना, रेजिस्ट करेगा, तो हम बोलेंगे जरूर कि इट यूज्ड दिस मच ऑफ पोटेंशियल, बट रियल में उसने क्या किया, हमारा पोटेंशियल लॉस किया हुआ है। सो all the resistor in the series uses, which means there is a loss of certain amount of potential. मतलब क्या है समझे। वापस से हम इस फिगर पे आते हैं जहां पे हमने इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया था। अब हम क्या करते हैं, अपने सीरीज वाले को, इस कॉम्बिनेशन को ये थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ से। हम क्या करते हैं कि इस कॉम्बिनेशन को कनेक्ट करते हैं एक बैटरी से, इस कॉम्बिनेशन को कनेक्ट करते हैं एक बैटरी से, और लेट से बैटरी है 40 वोल्ट की, क्लियर। तो उस आइडिया को हम फिर से देख लेते हैं कि वो आइडिया क्या था। वो आइडिया ये था कि when the resistor are connected in series, they uses some potential, but सबका अपना अपना डिफरेंट पोटेंशियल हो सकता है। इट विल डिपेंड अपॉन द आर वैल्यू, क्लियर। जिसका आर ज्यादा वो ज्यादा पोटेंशियल लॉस कराएगा। तो सपोज ये 40 है, तो कुछ ऐसा वैल्यूज होंगी कि लेट से इसमें लॉस हो रहा है 10 वोल्ट, इसमें लॉस हो रहा है, ये छोटा है 5 वोल्ट, और इसमें लॉस हो रहा है 25 वोल्ट। सबने नोटिस किया होगा कि मैंने मैच करके 40 वोल्ट मैच किया है। एक चीज पता चली कि तीनों लोग जो मिला के मैक्सिमम लॉस क्रिएट करेंगे वो तो 40 होगा ना, 40 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बैटरी ही सिर्फ 40 की है। तो सीरीज में हमें दो चीजें पता चली, नंबर 1 द करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टर शुड बी सेम, एंड नंबर 2 all the resistor will use certain amount of loss, this certain amount of voltage loss which can be different, will depend upon R1, R2 and R3. These values it can be different with for all, and the summation of all these will match the total voltage. It will never exceed the total given voltage. सर हाँ पूछे सर, लेकिन वहाँ पोटेंशियल लॉस क्यों होता है, यानी रेजिस्टर पोटेंशियल लॉस कैसे कराता है? वही लॉस ही तो हम लिख रहे हैं, दिस इज इट्स लॉस। नहीं हाँ कराता कैसे है वो पोटेंशियल लॉस? सर वो यूटिलाइज होता है ना उसमें। अच्छा अच्छा, वो यूटिलाइज, ओके ओके, लॉस कैसे कराता है, दो तरीके की चीजें होती हैं, सुने। सपोज एक वायर को अगर आपने एक रेजिस्टर यूज किया हुआ है, तो मैंने बताया था कि इसके मॉलिक्यूलर कोलिजन के वजह से, क्या मॉलिक्यूलर कोलिजन के वजह से इसमें लॉस क्रिएट होगा और ये हीट अप होगा। मतलब इसकी जो एनर्जी है, जो करंट की एनर्जी है, वो लॉस होगी किस फॉर्मेट में, हीट के फॉर्मेट में। बट जब हम आगे देखेंगे तो हम एक चीज देखेंगे कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं वो भी तो करंट यूज करते हैं। सपोज एक बल्ब है, तो अगर मैं बल्ब की बात कर रहा हूं तो ये एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो हमारी करंट को यूज करने वाला है, तो हम इसको एज अ रेजिस्टर ही ट्रीट करेंगे, इसको एज अ रेजिस्टर ट्रीट करेंगे आर। अब वो ट्रीट करने का मतलब क्या है, जब हमने एक सिंपल वायर यूज की थी, देखें जब हमने एक सिंपल वायर यूज की थी तो वो लॉस कहाँ चला गया था हमारा, वो लॉस चला गया था हीट में। अब हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के थ्रू वो जो लॉस होने वाला है उसको हम हैंडल करेंगे कि वो लॉस हम कैसे यूज करने वाले हैं। सो इन दिस केस ये जो लॉस है हम कैसे यूज करते हैं, लाइट एनर्जी में, क्लियर। सो इस तरीके से ये जो लॉसेज हैं, ये जो लॉसेज हैं हमारे रेजिस्टर के, हम इनको कहाँ कहाँ यूज करते हैं,
डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में यूज करते हैं। तो ये जो रेजिस्टर है ये तो सिर्फ वायर है एक यहाँ पे, बट आगे मैं बताऊंगा कि रेजिस्टर सिर्फ वायर नहीं हो सकता, बल्ब, फैन, मोटर, एसी सब क्या है, एक रेजिस्टर है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली करंट यूज कर ले रहा है ना, मतलब उसने हमारी करंट ले ली है। तो हमारे लिए तो उसने हमारे पोटेंशियल का लॉस कराया, बट अच्छी बात ये है कि वो जो लॉस है उसको उसने किसी अदर फॉर्मेट में कन्वर्ट करा दिया है, लाइक लाइट एनर्जी, फैन से मैकेनिकल एनर्जी, ट्यूबलाइट वगैरह से लाइट एनर्जी, लाइक दैट। तो ये सर, कंफर्म हुआ? हाँ सर लेकिन उसने तो करंट लिया था ना, तो करंट कम होना चाहिए, और पोटेंशियल तो कोई एनर्जी नहीं है ना, तो फिर नहीं वो नहीं नहीं, दूसरी एनर्जी। उसने जो करंट लिया है, उसने जो करंट लिया है उस करंट से ही उसने अपने मॉलिक्यूल्स को एक्साइट किया है और वर्क करने के लिए अलाउ किया है। मतलब इस वायर के थ्रू एक करंट गई, करंट मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स गई। तो अगर हमें कुछ काम करवाना है तो हमने इलेक्ट्रॉन को मूव करा दिया ना। सपोज देखें कैसे रिलेटेड है चीजें। सपोज हमने ये 10 वोल्ट लिया, इस रेजिस्टर ने 10 वोल्ट लिया, तो इसका मतलब ये कि इसके अंदर चार्जेस होंगे, चार्जेस होंगे, और वो चार्जेस को आपने 10 वोल्ट से अगर मल्टीप्लाई किया तो वर्क डन आ जाता है ना, वर्क डन, दैट इज एनर्जी। सो दैट्स हाउ वी कन्वर्ट एनर्जी। सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में हम ये चेक करते हैं कि हम चार्ज को कैसे यूज कर सकते हैं। सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में हम ये देखते हैं कि हमें चार्ज को यूज कैसे करना है। तो करंट नहीं बदलती है, करंट विल रिमेन सेम। उस करंट से हमें जो काम करवाना है, जो वर्क कराना है, वो वर्क डिपेंड करेगा कि हाउ मच पोटेंशियल वी नीड दिस वर्क। सो ये जो वर्क है दिस डिपेंड्स अपॉन दिस पोटेंशियल। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल यूज करेगा मतलब उतना वर्क करेगा। तो इसने सपोज 25 पोटेंशियल यूज किया, मतलब इसने ज्यादा वर्क किया है, इस इंस्ट्रूमेंट ने ज्यादा हमसे एनर्जी ले ली है। सो क्लियर है? चले सर तो फिर यानी वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यानी वो पोटेंशियल से वो वर्क मल्टीप्लाई। करते हैं। हाँ, वो इसका मतलब ये है कि करंट सेम रहती है सब में, करंट सब में सेम रहती है। वो इलेक्ट्रॉन्स हमसे एनर्जी लेते हैं और वो वर्क करते हैं हमारे लिए। इट इज लाइक कि आपको एक घर बनवाना है और आपने बहुत सारा पैसा एक कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, उस कॉन्ट्रैक्टर ने बहुत सारे लोगों को पैसे दे दिए और वो काम करने लग गए। तो जो टोटल अमाउंट है वो नहीं बदल रहा है, बस वो अमाउंट अब बाकी लोगों के पास चला गया है और उससे उन्होंने वर्क करके हमें दे दिया है। क्लियर? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के लिए अपना डिस्कशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीरीज कॉम्बिनेशन को और डिटेल में देखेंगे कि कैसे इसकी सॉल्विंग करनी है, कैसे इसको बाकी तरीके से डिस्कस करना है चीजों को। क्लियर एवरीवन? मैं एक प्लेलिस्ट बना के ग्रुप पे आज डाल दूंगा जिसमें सारे जो आप लोग के लेक्चर्स हुए हैं वो रहेंगे, तो आप लोग एक बार रिव्यू करके नोट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? ओके देन, ओके देन, तो फिर आज के लिए काफी है, आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ओके देन, गुड बाय एवरीवन।